गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ट्रुबुलेंट टाइम एंड द 1905 रिवॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि रशिया में ऑटोक्रेसी थी और किंग किस तरह से 1905 की रिवॉल्यूशन को एक्सपेंड करता है, वहाँ पर क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड था और किस तरह से ये टाइम पीरियड जो था ये ट्रुबुलेंट टाइम पीरियड में कन्वर्ट होता है और रिवॉल्यूशन किस तरह से होती है। चलिए स्टार्ट। ए ट्रुबुलेंट टाइम द 1905। देखिए, रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। रशिया में क्या थी? ऑटोक्रेसी थी, यानी कि किंग की शासन था, वहाँ पे मोनार्की थी और जार जो है वो पार्लियामेंट से सब्जेक्ट नहीं था, पार्लियामेंट को नहीं मानता था। ओके, सिटीजन वर नॉट हैप्पी विद दिस। सिटीजन्स जो थे वो राजा की ऑटोक्रेसी से, कह सकते कि किंग से जो है वो खुश नहीं थे। लिबरल्स एंड डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज। देखो, लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज, दोनों एसोसिएशन के जो लोग थे वो भी और जो लिबरल्स थे वो भी वांटेड टू एंड द सिस्टम। इस जो ऑटोक्रेसी है या मोनार्की है इसको ख़त्म करना चाहते थे एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, चाहते थे कि भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बने। ओके, दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट एंड जदिस्ट। उनको सपोर्ट किसका मिल रहा था? नेशनलिस्ट का भी मिल रहा था और जदिस्ट का भी मिल रहा था। नेशनलिस्ट हमने देखा था कि नेशनलिस्ट कौन थे, कि जो लोग देखो पहले क्या था कि एम्पायर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी, लेकिन फिर क्या था कि एक कम्युनिटी जो बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकली एरिया में, एक बायोलॉजिकल एक जोग्राफिकल एरिया में रहते थे और एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो थे उनको उस आइडियालॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, उनको नेशनलिस्ट बोला गया था। ओके, वो एक नेशन की बात करते कह सकते कि या एक कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है तो उसकी बात करते थे। ओके, तो उनको नेशनलिस्ट बोला गया था। फिर जदिस्ट की बात करें तो जदिस्ट कौन थे? जदिस्ट थे द मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रशियन एम्पायर हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम। वो लोग जो देखो, रशियन एम्पायर में हमने देखा था कि रिलीजन जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रिलीजन है उसको प्रोटेक्शन दी गई थी, बाकी रिलीजन्स जो थी उनको प्रोटेक्शन नहीं थी, उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करने वाले थे या इस्लाम को जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, उसका प्रमोशन करना चाहते थे, वो लोग जो थे ना उनको यहाँ पर जद्दिस्ट बोला गया था। ओके, वो लोग पूरे रशियन एम्पायर में इस्लाम जो रिलीजन है उसको मॉडर्नाइज करना चाहते थे, उसका प्रमोशन करना चाहते थे। ओके, तो ये जद्दिस्ट और नेशनलिस्ट भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि भी यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होना चाहिए, यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। ओके, ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो विद बैड कंडीशंस में चल रहा था और सेकेंडली वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में थी। तो ये टाइम पीरियड जो था वो एक मोर ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम पीरियड बनता चला गया। ओके, अगर हम देखें कि ड्यूरिंग 1905 प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड वाज इंक्रीज्ड। तो 1905 का जो टाइम पीरियड था, 1905 में रिवॉल्यूशन होती है, उससे पहले 1 ईयर, लगातार 1 ईयर तक 1904 से लेकर 1905 तक के टाइम पीरियड में जो एसेंशियल गुड्स का जो प्राइस था वो इंक्रीज होता चला जाता है। ओके, एंड रियल वेज वर डिक्रीज, और रियल वेज जो है वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ओके, तो इसमें मतलब रियल वेज क्या होती है? रियल वेज होती है ऐसी मतलब सैलरी, जैसे देखो आपकी जो सैलरी है, हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल 10,000 है, लेकिन जो एसेंशियल गुड्स का प्राइस है ना वो 20 के कंपैरिजन में, मतलब पहले कोई पैकेट चिप्स का पैकेट लगा लो 20 रुपीज़ का आता था, लेकिन अब उसका प्राइस 30 रुपीज़ हो चुका है। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया कि एसेंशियल गुड्स का प्राइस जब वो इंक्रीज होता जाता है तो आपकी सैलरी है लेकिन वो सेम टू सेम है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपके ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो उसको क्या बोला गया? उसको रियल वेज बोला गया। तो ये रियल वेज जो थी ना, यानी कह सकते हैं एक्चुअल जो उसकी सैलरी थी वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है। कितने परसेंट? 20% तक डिक्रीज होती चली जाती है। इन रिजल्ट वर्कर्स मेंबर्स इन वर्कर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन वर इंक्रीज। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि भी इंक्रीज होती चली जाती है, इकोनॉमिक ट्रूबुलेंट का टाइम पीरियड है, तो इस सिचुएशन में क्या आता है कि वर्कर्स जो है ना वो एसोसिएशंस में के मेंबर्स में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि एसोसिएशन की पावर्स जो है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। अब यहाँ पर दिया गया कि वन डे व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। अब ये कहें कि जो 1905 की रिवॉल्यूशन है वो किस इवेंट से स्टार्ट हुई है, कह सकते हैं कि कहाँ से आउटब्रेक होती है। तो यहाँ से आउटब्रेक होती है कि 1905 के टाइम एक दिन असेंबली, जो ये असेंबलीज बनती है ना रशिया में, रशियन वर्कर्स की जो असेंबली है उसमें से 4 मेंबर्स को
फायर कर दिया जाता है, जॉब से हटा जाता है एक फैक्ट्री के से। फैक्ट्री का नाम था पुटिलव आयरन वर्क्स। तो इस फैक्ट्री से उनको निकाल दिया जाता है। तो उनके उसमें उनका सपोर्ट करने के लिए 10,000 वर्कर्स जो हैं सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर आ जाते हैं। ओके, तो ये डिमांड करते हैं रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, यानी कि वो डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड के स्ट्राइक पे जाने के बाद उनकी क्या डिमांड होती है। पहले डिमांड होती है कि उनके वर्किंग आवर्स हैं उनको डिक्रीज़ किया जाए, रिड्यूस किया जाए। सेकंड, जो उनकी सैलरी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। और थर्ड, एम्पावरमेंट पर वर्किंग कंडीशन, तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की जाए। ओके, तो ये कंडीशंस कह सकते हैं कि ये उन्होंने स्ट्राइक के टाइम पे डिमांड की थी। ओके, तो फिर उसके बाद में ब्लडी संडे 1905 रिवोल्यूशन, उसकी बात हम करें तो बोलता है कि ड्यूरिंग द ट्रुबुलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड, हम कहें कि भी जो ट्रुबुलेंट टाइम चल रहा था 1905 से लेकर 1904 से लेकर 1905 तक है, उसमें इस ट्रुबुलेंट टाइम में चेंज की डिमांड हो रही थी। प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लीड, जो ये प्रोटेक्शन स्ट्राइक पे गए थे उसके साथ में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इनको लीड कर रहे थे फादर गैपोन, और वो विंटर पैलेस के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अब विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस था जो किंग था ना, जार निकोलस, उसका घर, उसका हाउस था विंटर पैलेस। ओके, देखो अगर हम कहें इंडिया में तो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट हाउस है वो क्या होगा कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ कह सकते हैं कि जो मेन लीडर जो है इंडिया का, उसका घर। ओके, तो ये एक फेमस हो गया प्रेसिडेंट हाउस। उसी तरह से अमेरिका में वाइट हाउस जो है फेमस, तो उसी तरह से रशिया में किंग का जो हाउस होता था उसको विंटर पैलेस के नाम से, तो उसके सामने जाके फादर गोपन प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेशन को, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसके ऊपर अटैक करवा दिया जाता है किंग के थ्रू, पुलिस एंड कोसैक्स के द्वारा। ठीक है, अब पुलिस जो जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुलिस होती है गवर्नमेंट की वो, और सेकंड कोसैक्स क्या थे, जैसे आर्मी पर्सन्स होते हैं ना, मतलब सिक्योरिटी गार्ड लगा लो या मतलब उसका बॉडी गार्ड लगा लो, तो वो चीज़ जो थी, यानी कि किंग के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको कोसैक बोला गया। तो वो लोग उनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं। ओके, तो इस ओपन फायर में ओवर 100 वर्कर्स, यानी कि 100 के अक्रॉस जो वर्कर्स हैं वो मारे जाते हैं, एंड 300 वाउंडेड, और 300 के आसपास जो है इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ऑल दिस हैपेंड ऑन 22 जनवरी 1905, और ये सारा जो आउटब्रेक था, ये कह सकते हैं जो सारा इवेंट है वो 22 जनवरी 1905 में होता है। और किस दिन होता है? संडे के दिन होता है। ओके, तो ये संडे के दिन होता है, इसी वजह से इस इवेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट। अब ब्लडी संडे का जो एक इवेंट हो गया उसकी वजह से क्या हो गया कि फिर और सारे रिवॉल्यूशन कह सकते हैं स्ट्राइक्स की जो एक इवेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, कैसे होता है कि स्ट्राइक्स हैं ऑल ओवर द कंट्री के सारे मतलब पार्ट्स में जो है स्ट्राइक्स स्टार्ट हो जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज डाउन, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हो जाती हैं। उसके पीछे वो लोग रीज़न देते हैं कि लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, हमें जो है सिविल लिबर्टीज़ ने राइट्स नहीं है। ओके, फिर लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं डिमांडिंग क्वेश्चन। तो हर तरह से हम कहें कि पूरे के पूरे रसिया में स्ट्राइक्स चलती हैं, प्रोटेक्शन चलता है, प्रोटेस्ट चलता है, और वो डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, अब बात करें हम इम्पैक्ट की बात करें या 1905 का जो रिवॉल्यूशन होता था उसका रिजल्ट क्या निकला। तो उसका रिजल्ट हुआ कि ये सारे रिवॉल्यूशन में जो ये इवेंट्स हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी, तो इसके अंडर प्रेशर में आकर जार निकोलस जो थे वो अलाउ कर देते हैं क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट कह सकते हैं, कंसल्टेटिव बॉडी की जो है डिमांड करते थे, उसको अलाउ कर देते कि हाँ बना लो भाई। ठीक है, तो ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो बनाई गई थी इसको क्या बोला गया था? इसको ड्यूमा बोला गया। तो ये रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है। ओके, तो इट वाज ए कंसल्टेटिव बॉडी विद कौनसी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो मतलब इसके पास क्या का फंक्शन थे? मतलब एक कंसल्टेटिव बॉडी थी कि भी वो सलाह मशवरा देने वाली थी, और दूसरा देखा कि थी एक जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होंगे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने या डिबेट करने का काम जो है वो इसका था। ओके, लेकिन अगर हम बात करें किंग की, अब किंग मोनार्की था, ऑटोक्रेसी चला रहा था, तो उसके ऊपर मतलब वो अपनी रूलिंग कर रहा था, तो ओबियसली वो रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानने की कोशिश करेगा या ओब्लिज करने की कोशिश करेगा। तो उसने फर्स्ट ड्यूमा जो थी ना वो डिसॉल्व कर दी थी विद इन 75 डेज।
ओके, एंड सेकेंड ड्यूमा जो है वो इलेक्ट की गई। उसके बाद में सेकेंड ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया गया आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद ही उसको भी डिसॉल्व कर दिया। फिर थर्ड ड्यूमा जी थी वो फॉर्म्ड की गई थी। ये थर्ड ड्यूमा थी ना, इसके मेंबर्स थे वो किंग की चॉइस के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। यानी कि थर्ड ड्यूमा में जो बनाई गई थी उसमें जो मेंबर थे वो पैक्ड विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, मतलब इसमें टोटली ऐसी आइडियोलॉजी कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे वो पॉलिटिशियंस थे इसके अंदर। ओके, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज जो थे वो वर कैप्ट आउट, मतलब रिवोल्यूशनरीज बात करें या लिबरल्स की बात करें, यानी कि जो चेंज की बात कर रहे थे, डिमांड करते, उनको इस ड्यूमा से बाहर रखा गया था। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव के बारे में हमने देखा था कि उनकी आइडियोलॉजी ही इस तरह की थी कि क्या कहते हैं कि जो जैसा है वो ऐसा ही चलता रहना चाहिए, राइट। तो इसी तरह की बात ये यहाँ पर करते हैं। तो इसके बाद में हम जब नेक्स्ट मतलब आज के लिए हमारा ये हमने देख लिया कि 1905 में किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, कौन सा इवेंट था, ब्लडी संडे किस तरह से हुआ, और उस इवेंट के बाद में रिवॉल्यूशंस का एक इवेंट स्टार्ट हो गया। ओके, रिजल्ट में क्या होता है कि ड्यूमा बनाई जाती है, ड्यूमा को डिसॉल्व करने के बाद में फिर से ड्यूमा बनाई जाती है, और लास्ट थर्ड जो ड्यूमा है वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की ही बनती है। यानी कि एक तरह से हम कहें कि सिर्फ नाम हो गया कि ड्यूमा बनाई गई, लेकिन चलती फिर भी किंग की ही थी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर जो है उसका किस तरह से कॉन्टेक्स्ट चलता है, और रशियन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड वार चला हुआ था तो क्या सिचुएशंस थी, उसका रशियन एम्पायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।